नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बिहार में राजनीति गर्मा गई है और जयचंद कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा है। बताएंगे आपको पूरी खबर और करेंगे बिहार की राजनीति पर चर्चा। साथ ही होगी बात पैराग्वे के राष्ट्रपति के भारत दौरे की और महत्वपूर्ण खबरों पर भी डालेंगे नजर। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विमानन क्षेत्र का उभरता हुआ लीडर। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक में पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इन इंडिया भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पैराग्वे के राष्ट्रपति से मुलाकात। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं दोनों देश। पीएम मोदी ने पैराग्वे को बताया दक्षिण अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को कर रहे हैं उजागर। बिहार की राजनीति में जयचंद का मुद्दा गरमाया। भाजपा जदयू ने राजद पर कसा तंज। कहा, जयप्रकाश नारायण जी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाले बिहार के जयचंद के बारे में सबको है पता। और पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी। 500 से अधिक लोगों को बचाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। पीएम ने विमानन क्षेत्र में बीते एक दशक में हुई प्रगति का जिक्र किया और भारत के नए आत्मविश्वास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत हमेशा ओपन स्काइज और ग्लोबल कनेक्टिविटी का समर्थक रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समिट और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में विमानन क्षेत्र के विश्व भर के दिग्गज जुटे। पीएम ने विश्व विमानन क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए भारत में इस सेक्टर में हुई प्रगति का जिक्र किया। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहाँ उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। पीएम ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र सबसे लंबी और ऊंची उड़ान के टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है। पीएम ने विमानन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास की चर्चा की। पीएम ने 2014 के बाद संचालित हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 162 होने और भारतीय कैरियर्स के 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स देने का भी जिक्र किया। भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है।
इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। पीएम ने विमानन सुरक्षा को भारत की शीर्ष प्राथमिकता बताया। पीएम ने कहा कि भारत ओपन स्काईज और ग्लोबल कनेक्टिविटी का समर्थक रहा है। पीएम ने भारत में ड्रोन तकनीक के अधिक प्रयोग की भी चर्चा की। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमने इसे फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का एक टूल बनाया है। ड्रोन के जरिए हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं। इससे खेती में, डिलीवरी में, सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। पीएम ने कहा कि दुनिया की बड़ी विमानन कंपनियों के लिए भारत में निवेश के लिए बेहतरीन अवसर है। पीएम ने विमानन क्षेत्र के विस्तार से रोजगार के अवसरों का जिक्र तो किया ही, साथ ही भारत में इसमें नारी शक्ति की बड़ी भागीदारी का भी उल्लेख किया। ध्यान रहे कि भारत में 4 दशक बाद हो रहा ये आयोजन मंगलवार तक चलेगा। कनेक्टिविटी, विकास और आत्मनिर्भरता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा के साथ ये पंख फैला रहा है। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और पैराग्वे के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना प्लासियोस की प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में भारत और पैराग्वे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं के बीच दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं, जिनमें साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। भारत के दौरे पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पीएम और पैराग्वे के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से आपसी सहयोग के जरिए साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। मर्कोसुर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। हम मिलकर इसके विस्तार पर काम कर सकते हैं। भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग है। हमारी आशाओं, आकांक्षाओं और चुनौतियों में समानता है। इसलिए हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट सकते हैं। पैराग्वे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दशकों से दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति पेना की ये पहली भारत यात्रा है और पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की अब तक की दूसरी भारत यात्रा। भारत और पैराग्वे के बीच 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो राजधानी के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए और बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबर बिहार में जयचंद पर सियासी उबाल।
ये कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहां पर सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। राजद के नेता लालू यादव की घरेलू लड़ाई राजनीतिक दांवपेच से जुड़ती नजर आ रही है। तेज प्रताप के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के बाद भाजपा भी अब हमलावर हो गई है और पूछ रही है कि बिहार की राजनीति में कौन है जयचंद, और निशाने पर है लालू यादव। आइए आपको दिखाते हैं बिहार की राजनीति में क्या है ये जयचंद का मुद्दा। बिहार की सियासत में जयचंद का नाम एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक पोस्टर शेयर किया जिसमें जयचंद का जिक्र कर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर तंज कसा। वहीं इस पोस्टर में बीजेपी ने आरजेडी के अंदर जयचंद कौन है इसका खुलासा करने की भी बात कही है। बीजेपी ने अपने पोस्टर में लिखा है, आजकल जयचंद चर्चा चल रही है। जयचंद कौन? बीजेपी के पोस्टर में जयचंद का उल्लेख तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को जयचंद कहकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस पोस्टर के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाला बिहार का जयचंद कौन है? एक ही जयचंद है, सबको पता है। वहीं जेडीयू ने एक्स हैंडल पर लिखा, समाजवादी आंदोलन के नेताओं से छल करके कांग्रेस की गोद में बैठकर बिहार को बर्बादी के गड्ढे में धकेलने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता। इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, वंचितों का नरसंहार कराने वाला सत्ताधीश जयचंद कौन था? कौन था समाज का जयचंद? सब जानते हैं। जंगल राज के पनाहगाहों को सब पहचानते हैं। बिहार के जयचंद को, जो उस वक्त के बिहार के सत्ताधिकाश थे। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वो जल्द ही बिहार वापस जाना चाहते हैं और बिहार उनकी प्राथमिकता है। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं।
ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के दलों में आमने सामने का मुकाबला है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं, जबकि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा माले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तेज प्रताप ने जयचंद का जो मसला उठाया उसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। तमाम बयान हमने आपके सामने रखे। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जिस पर हम चर्चा करेंगे कि तेज प्रताप के सवाल पर सियासी उबाल। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश इकबाल जो भाजपा, बिहार भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल भी जुड़ रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजद के समर्थक भी हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और डॉक्टर मंडल, सबसे पहले सवाल आप ही से, क्योंकि जो सवाल उठाया गया है तेज प्रताप के द्वारा जयचंद का नाम लेते हुए कि पार्टी में कौन है जयचंद ये बताऊंगा, जाहिर है कि अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तमाम बयान हमने देखे हैं, लेकिन क्या ये बयान जो तेज प्रताप का आया ये नहीं दिखाता कि राजद की अंदरूनी फूट भी कितनी मुखर है? यानी पार्टी के नेता ही किसी मुद्दे पर एकमत नहीं है। इस वक्त पार्टी ही दो फाड़ होती नजर आ रही है। जी देखिए, जो मुद्दा आप चर्चा में लाई हैं, क्या जयचंद बिहार के लिए कोई मायने रखता है? अभी की जो स्थिति है, और परसों ही जो डबल इंजन सरकार में एक दलित बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में विभत्स रेप और उनको मारने की घटना हुई, और जब वो इलाज के लिए पीएमसीएच चलाई गई तो उससे 10 घंटे तक कोई बेड नहीं मिला और उसके पश्चात उनकी बहुत दुखद मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाएं बिहार में लगातार हो रही। तो ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। चाहे मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर से सरकार जो है उसका दायित्व बनता है कि इन मुद्दों को पहले एड्रेस करें। डिप्टी सीएम आज प्रश्न उठा रहे हैं, क्या वो वो दलित बच्ची थी जिसकी मृत्यु हो गई, और ऐसे जो घटनाएं हैं उस पर क्या वो मुखर रूप से बोलते हैं? डॉक्टर मंडल, आपने अपनी बात रखी। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या सामाजिक न्याय की जब आप बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान के, अभी आपने जो मसला उठाया महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मसला आपने अभी उठाया, तो ये महिलाओं के सम्मान का मसला तब कहा गया था जब आप लालू यादव की ही पुत्रवधू ऐश्वर्या अपनी ही सास यानी राबड़ी यादव पर ही ये आरोप लगा रही थी कि उन्हें मारकर घर से बाहर निकाला गया। ये मुद्दा तब कहा गया था? देखिए, मुद्दे तो कई आते हैं। इस देश के सदर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, तो ये लेकिन जवाबदेही तो राजनेताओं की ही बनती है डॉक्टर मंडल। और चूंकि आप लोग पब्लिक सर्वेंट, आप लोग राजनीति में हैं, तो राजनेताओं के ऊपर तो उंगली सबसे पहले उठनी लाजमी ही है, क्योंकि आप लोग ही तो एक स्पष्ट सही आचरण दिखाएं। इस बात की अपेक्षा करती है जनता। ये मसले पर आपने मुझे सीधा कोई जवाब नहीं दिया। राजद को लेकर भी जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जयचंद की बात को उठाया, मुद्दे को उठाया, क्या वो आपके अंदरूनी फूट को नहीं दिखाता? चलिए आपके यहाँ पर आपके लिए ये एक ट्वीट जो लालू यादव जी का है, आपने पढ़ा ही होगा। आप ही से एक और सवाल लेती हूँ डॉक्टर मंडल, एक और सवाल मेरा, उससे जवाब लेती हूं। लालू यादव का जो ट्वीट था उसमें लिखा था कि किसी जीवन में नैतिक मूल्यों की, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को कमजोर करती है। ये लालू यादव का ट्वीट था, लेकिन आप ही के सांसद सुधाकर सिंह जो कहते हैं वो ये स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि नहीं, तेज प्रताप ने ठीक किया है क्योंकि उन्होंने जो किया वो अनैतिक ही नहीं है। क्या यहाँ ये दो पहलू नजर नहीं आते हैं कि एक और जो उन्होंने गलत किया उसको सही बता रहे हैं आप ही के सांसद, जो ये भी दिखाता है कि आप ही के पार्टी के नेता इस मुद्दे पर भी एकमत नहीं है? नहीं, एकमत नहीं होंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये देश के लिए और बिहार के लिए बहुत अहम मुद्दा हो गया? बिहार में जो लोगों की स्थिति है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बिहार में जो आपने यहाँ मसला राजनीति का मसला है। यहाँ फिगर नहीं देना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक, कि जो खास तौर से महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार या उनके साथ अपराध हुआ है वो फिगर भी आप देखिए इस सरकार में।
यानी आपके लिए ये महत्व ही नहीं रखता है कि इसके पीछे की जो कहानी थी उस पर आप जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है वो तो महत्वपूर्ण ही नहीं है। यानी महिलाओं का सम्मान बिहार के लिए, देश के लिए कहां जरूरी है? वो लालू जी ने कार्रवाई की और वो कार्रवाई सही किया, और उस पर पुनर्विचार या उस पर जाने की जरूरत तब पड़ेगी। तभी तो मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछ रही थी डॉक्टर मंडल कि आपके सांसद और आपके नेता इस मुद्दे पर ही अलग अलग नजर आ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि राजद में इस मसले पर विभाजन नजर आता है? विभाजन हो सकता है, लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारी समझ है कि लालू प्रसाद जी एक पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति और अध्यक्ष होने के नाते जो कदम उठाया, खास तौर से तेज प्रताप के मुतालिक, उन्होंने सही कदम उठाया। और फिलहाल जब तक उस कदम को वो विड्रॉ नहीं करते या उस पर वो किसी प्रकार का लोगों को समझ में आता है कि लोगों के साथ फरेब हुआ है, मैं नहीं समझता हूं इस पर उनके। चलिए ठीक, लेकिन एक बड़ी बात ये जरूर स्पष्ट है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी क्योंकि इसी मसले पर मैं दानिश इकबाल जी से भी जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि बात तो वही आती है कि राजद में अगर नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं तो जाहिर है कि वो एकजुट नहीं नजर आते हैं, पार्टी में बिखराव का संकेत ये दिखता ही है। लेकिन दानिश इकबाल जी, भाजपा ने आज जो ट्वीट किया है कि हम बताएंगे कौन है जयचंद, कह सकते हैं कि जो तीर तेज प्रताप ने अपने पार्टी के जयचंदों को लेकर फेंका, भाजपा ने उसे पकड़ लिया, चुनावी दिशा दे दी, निशाना लालू यादव। ममता जी देखिए, बिहार की जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसी परिवार के अंदर या किसी दल के अंदर जयचंद कौन है। जनता को दिलचस्पी इस बात में है कि बिहार के अंदर जयचंद कौन है, बिहार के समाज के अंदर जयचंद कौन है, और बिहार को पीछे रखने वाला, बिहार के अंदर जो राजनीति शुरू की जिस व्यक्ति ने, जेपी की उंगली पकड़ करके उस जेपी के विचारों को धोखा देने वाला जयचंद कौन है। जेपी और कर्पूरी के विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाला बिहार का जयचंद कौन है। बिहार के पिछड़े, दलितों, शोषित, वंचितों का हक मारकर एक परिवार का यानी अपने परिवार का भला करने वाला जयचंद कौन है। और देखिए, गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा वाले समाजवादी आंदोलन को धोखा देकर कांग्रेस के हाथों बिहार को बेचने वाला जयचंद कौन है। बिहार के अंदर एक जाति से दूसरे जाति को लड़ा कर अपने पार्टी का और अपने परिवार का फायदा करने वाला बिहार का जयचंद कौन है। बिहार के अंदर जो है युवाओं को चरवाहा पे खड़ा कर करके अपने परिवार को आगे रखने वाला बिहार का जयचंद कौन है। क्योंकि जयचंद की बात हो रही थी और बिहार की जनता को कोई दिलचस्पी नहीं था परिवार में और दल में। बिहार की जनता अपने समाज और बिहार राज्य के प्रति संवेदनशील और गंभीर है। इसलिए हमने तय किया कि इस बात को तो हर कोई जानता ही है कि बिहार का जयचंद कौन है, लेकिन वे लोग जो शासन काल में शायद पैदा भी नहीं हुए थे, जो बिहार की युवा शक्ति है, उसको बताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि बिहार का असली जयचंद कौन है। ममता जी, चलिए इस मुद्दे पर मैं अनंत विजय जी से भी सवाल लेना चाहूंगी। अनंत जी, अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव पास आने लगते हैं, विभिन्न मुद्दे हैं जो उठते हैं, बहुत से खड़े रहते हैं, कुछ गिर भी जाते हैं, लेकिन अब ये चूंकि जयचंद का मुद्दा गर्मा गया है, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से भाजपा इसे प्ले अप करने की कोशिश कर रही है, कितना प्रभाव डाल सकता है ये मसला राज्य की राजनीति पर? देखिए, लालू प्रसाद, ये ममता जी, लालू प्रसाद जी बिहार के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। भले इस वक्त उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो बीमार हैं और बेड रिड, मतलब चल फिर बहुत अच्छा से नहीं सकते हैं, चुनाव प्रचार कितना कर पाएंगे इसमें भी संदेह है। बावजूद इसके लालू यादव के परिवार में कुछ भी घटित होता है तो बिहार की जनता ये दलील बिल्कुल होती है कि उस परिवार में जो कुछ हो रहा है उसका कोई असर नहीं होता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं ममता जी कि इसका असर बिहार के चुनाव पर बिल्कुल पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी भी इस बात को लेकर या उनके आसपास के लोग भी इस बात को लेकर चिंतित दिखाई पड़ेंगे या पड़ रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन तेज प्रताप यादव जी जिस प्रकार से रोज एक ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट में वो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि मेरे भाई
अर्जुन को मुझसे अलग करने का प्रयास मत करना। अब आरजेडी से जुड़े हुए लोग, लालू यादव जी के परिवार से जुड़े हुए लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि कौन व्यक्ति है जो तेजस्वी जी रूपी अर्जुन को तेज प्रताप से अलग करना चाहता है। जी। मैं पहले दिन से इस बात को भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये तेज प्रताप जी का पारिवारिक या कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है। ये लालू यादव जी के परिवार में हरियाणा लॉबी बनाम बिहार लॉबी का झगड़ा है। अब ये समझने वाले, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकता कि इस तरह की राजनीतिक चीजों का कोई प्रमाण नहीं होता, बावजूद इसके मैं ये पहले दिन से स्पष्ट हूं कि ये हरियाणा लॉबी और बिहार लॉबी का झगड़ा है। परिवार पूरी तरह, हरियाणा के कुछ परिवार के कुछ सदस्य, कुछ पुत्र पुत्री हरियाणा लॉबी के साथ हैं, कुछ पुत्र पुत्री बिहार लॉबी के साथ हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चुनाव के समय ये किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी आरजेडी में वही हो रहा है। कहने को तो लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जी जो चाहते हैं वो आरजेडी में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आरजेडी में वही फैसले लिए जा रहे हैं। अभी आपने सुधाकर सिंह का नाम लिया, वो भी एक संकेत है कि अभी जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो भी आरजेडी निर्णय ले रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी की चल रही है। और तेजस्वी यादव जी के कौन सिपह सालार हैं, कौन उनके साथ उठते बैठते हैं, कौन उनको सलाह देते हैं, इस बारे में पूरी दुनिया को पता है। जी बिल्कुल, और ये आपने सही कहा, पूरी दुनिया को पता है, जग जाहिर है। लेकिन इस मसले पर मैं वापस आऊंगी, सवाल लूंगी डॉक्टर मंडल आपसे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक पे ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम लगातार चर्चा इस वक्त कर रहे हैं बिहार की राजनीति की, क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने जयचंद का नाम लेकर मुद्दे को उठाया, उसके बाद भाजपा अब उन पर हमलावर हो गई। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल, भाजपा के बिहार प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सूरज मंडल, राजनीतिक विश्लेषक, राजद के समर्थक, और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर मंडल, अब सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अनंत विजय जी ने ये मुद्दा उठा दिया कि हरियाणा बनाम बिहार की बात हो रही है, जो आपके दिग्गज नेता हैं, उनमें से जो हरियाणा के नेता हैं, जो यादव नेता हैं, जाहिर है कि उनको लेकर उनकी स्वजाति के लोग ही, जो दल के लोग हैं, मैं उनकी बात करना चाहती हूँ, वो ही उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं। वो मुखरता से अपने इस नाराजगी को भी दिखा रहे हैं। क्या अभी आप ये नहीं मानते कि पार्टी के अंदर कलह है, क्लेश है, कुछ ना कुछ सही नहीं है? देखिए, जो बात अभी आपने बताई ममता जी, वो निश्चित तौर से एक राइट और लिबर्टी है जो पार्टी के लोगों को या पार्टी के समर्थकों को भी प्रश्न उठाने का, और इसको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता है। अगर ऐसी बात हो भी तो मेरी समझ है कि कांग्रेस पार्टी भी और जो राष्ट्रीय जनता दल ने भी मुद्दा उठाया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, जो 21 ऑनवर्ड्स 22% इंक्रीज हुआ है बिहार क्राइम इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट, और इसी तरह दलितों के विरुद्ध भी जो
जिस तरह की डबल इंजन सरकार में शोषण और उनकी दिक्कतें बढ़ी है वो हुआ है। मेरी समझ में ये बातें भी अहम है, और खास तौर से जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि ये जो राजनीतिक और पारिवारिक कलह है राजद के शीर्ष नेतृत्व के परिवार में या लालू जी के परिवार में, उसका असर चुनाव पे होगा। तो ये अगर होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार की जनता को जो मुद्दों से रूबरू होना चाहिए, जिन प्रश्नों को आगे लाना चाहिए, वो हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। और कई जो सजग नेता है जो विरोधी पक्ष के रूप में अपने कार्य को अच्छे तरह से अंजाम दे रहे हैं, वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि लालू जी का परिवार एक तरह से पब्लिक डोमेन में, तो उनके परिवार के कई मुद्दों को लोग जानेंगे और लोग उस पर विचार भी करेंगे, लेकिन क्या उसका प्रभाव चुनाव पे होगा, इस पे मुझे तो संदेह। जी चलिए, यहाँ से परिवार की बात से हटकर अगर मैं एक सवाल पूछना चाहूँ आपसे, जिसको लेकर भाजपा आप पर हमलावर भी है, या यूं कहें लालू यादव को भी पर भी निशाना साधती नजर आ रही है, कि जब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण उनके आंदोलन की, क्योंकि उसी आंदोलन की उपज रहे लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर जी की जो सोच रही, उसको छोड़कर, और ये तथ्य सही है कि कांग्रेस विरोधी आंदोलन था, ये कांग्रेस के विरोध में ही जो सोच उपजी थी, उसी से लालू यादव एक नेता के रूप में सामने निकलकर सामने आए, छात्र राजनीति का प्रोडक्ट है वो। लेकिन बाद में उसी कांग्रेस से उन्होंने समझौता भी किया, यानी जिस सोच के आधार पर वो राजनीति में आए थे, उस आइडियोलॉजी को तो उन्होंने छोड़ ही दिया। इसी बात को लेकर भाजपा आज राजद पर हमलावर है, तो क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ममता जी, आप बहुत दिलचस्प सवाल पूछिए। जो स्थिति कांग्रेस की थी, सत्ताधारी दल केंद्र में एक प्रकार से मनुवाद का प्रतीक बनकर, एक प्रकार से देश में जो तमाम कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर उस समय जयप्रकाश बाबू या कर्पूरी ठाकुर के निशाने पर थे, खुद लालू जी और नीतीश कुमार जी और अन्य लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज वही रोल भारतीय जनता पार्टी प्ले कर रही है, केंद्र में शासन में है, मनुवाद का प्रतीक है, और इस तरह की तमाम जो उनके नीतियां हैं वो जन विरोधी है। अगर आज स्थिति बदली है तो वही स्थिति जो 1974 से लेकर 77 में आंदोलन के दौरान थी, या उसके बाद जो स्थिति बनी थी जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी, वो स्थिति में आज परिवर्तन। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, जैसे नीतीश कुमार गए हैं, तो शायद उनको वो संज्ञा दी जा सकती है जयचंद की, खुद जो डिप्टी सीएम है उनको दी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि जो सवाल लालू यादव पर आज उठ रहा है वो सवाल भी तो सही है। इसका मतलब भाजपा जो हमला कर रही है लालू यादव पर, वो हमला भी बिल्कुल सही है, यानी जो जयचंद की संज्ञा दी जा रही है जिन्हें, वो इशारा भी सही है। भाजपा किस मुंह से कर रही है? भाजपा वही नीतियां क्या नहीं अपना, भाजपा के पूरे एमपीज के लिस्ट में देख लीजिए, मोर देन 75% तो कांग्रेस के लोग हैं जो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, आज बड़े बड़े पदों पर है, सभी लोग वहां मलाई खा रहे हैं। तो ये डॉक्टर मंडल, आप मेरे सवाल से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी बात की, भाजपा की बात की, नीतीश की बात की, सब कुछ कहा, लेकिन जो मैंने सवाल किया था कि क्या लालू यादव जी पर जो निशाना साधा जा रहा है जयचंद का नाम लेकर, क्या वो सही मानते हैं फिर आप? लेकिन आपने इसका जवाब मुझे अभी नहीं दिया, हालांकि आपके शब्दों में संकेत सुनने वाले को मिल गया होगा। चलिए, आपकी बात मैंने सुनी है, आगे बढ़ते हुए इस वक्त दानिश इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी, बिहार की राजनीति, हम जानते हैं कि हर बिहार का मतदाता जो है बड़ा जागरूक मतदाता है। राजनीतिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो सोच समझकर वोट देता है। हर बार बिहार की राजनीति चुनाव से पहले बहुत गर्मा जाती है। आज हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, मेरा मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, मैं बिहार में जाना चाहता हूं, बिहार फर्स्ट का जो उनका नारा है उसे ही लेकर आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कहीं बीजेपी के लिए भी ये एक पसुपेश की स्थिति हो सकती है, क्योंकि जदयू उनके इस बयान से असहज नजर आ रही है? नहीं ममता जी, देखिए बहुत स्पष्ट है, चिराग पासवान जी ने इस बात को बहुत क्लियरली कहा कि अगर पार्टी तय करती है कि मैं बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ूं, तो इसका जो है पार्टी को फायदा होगा। तो एक बड़ा नेता जब चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर पार्टी के अलग अलग सीटों पे जहां कैंडिडेट होंगे उनको फायदा होता है। तो इस ख्याल से
इस विषय को लेकर के अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। और उनका एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे एनडीए की सरकार बने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के अंदर सीएम की कुर्सी की कोई वैकेंसीज नहीं है। वो अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, और उनकी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी जिन सीटों पे, उस पे ज्यादा से ज्यादा जीत हो सके, उसके तहत एक रणनीति है कि बड़ा चेहरा, पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर एक माहौल बनता है, और एक माहौल जब बनता है तो उसका फायदा दूसरे अन्य सीटों पर होता है। इससे ज्यादा ममता जी कुछ भी नहीं है। एनडीए का जिस प्रकार से ये तो बहुत सीधा सा जवाब दिया है आपने, लेकिन चलिए इस सवाल के कुछ और पहलू पर अगर हम देखें तो पाते हैं कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ ही पूरी तरह से मैदान में उतरे थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि जो वो बिहार की सड़कों पर निकलने वाले हैं उसको लेकर भी 37 सीटें ऐसी हैं जिनको वो मन में बिठा के चल रहे हैं, लेकिन अभी तो सीटों की बात भी शुरू नहीं हुई है, कौन कितनी सीटें किस सीट पर लड़ेगा इत्यादि। तो आपको लगता है कि ये भी एक ऐसा मसला रहने वाला है जिस पर जद्दोजहद होनी जरूरी है? ममता जी देखिए, ये इस बात को स्पष्ट कर देता है कि एनडीए के जो 5 घटक दल है बिहार के अंदर, उनके साथ जो हमारा समन्वय है, जो संवाद है, वो पटना से लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट के जो बूथ लेवल है वहां बूथ स्तर तक हमारा संवाद है। और हमने पूरे बिहार के सभी जिलों में हमने जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संपूर्ण रूप से जो है किया है, और सभी जिलों में हमारे सभी 5 दल के अध्यक्षों ने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया। लगातार हमारा संवाद, हमारा जो समन्वय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे अंदर पूरी एकजुटता है, और ये दर्शाता है कि चाहे कोई भी विषय हो, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, उसमें भी सभी दलों ने एक साथ आकर के जो है उस बिल को पारित कराया। तो ये स्पष्ट है कि हमारे बीच में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ममता जी। और देखिए, जहां तक सीटों का सवाल है, हम नए अलायंस नहीं है, हम कोई पहली बार नहीं आए हैं कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। हम पिछले 20 सालों से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपस में एक साथ परस्पर जो हमारा अलायंस है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पर दरअसल जी यहाँ पर ये सवाल ही इस वजह से उठ रहा है क्योंकि यहाँ बीजेपी का अन्य दलों के साथ नहीं बल्कि चिराग पासवान और नीतीश के बीच की जो टसल है वो एक बिंदु है जिस पर सबकी नजर जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने बयान दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर अनंत विजय जी आपसे सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें एनडीए की या महागठबंधन की बिहार की राजनीति में, अगर चुनावों के मद्देनजर अगर हम एक बात की बात करें तो महागठबंधन के अंदर भी बैठक तो तेजस्वी यादव के घर पे ही होती है, उन्हें संयोजक का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे ये तो वो भी नहीं बोल रहे। इसी तरीके से एनडीए के अंदर भी बात हो रही है कि जेडीयू वाले कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही तो चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होंगे, लेकिन कहीं कोई संकेत ऐसा नहीं है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। आपको लगता है कि दोनों ही खेमों में ये एक बड़ा सवाल रहेगा आने वाले वक्त में? बिल्कुल बड़ा सवाल रहेगा ममता जी। और कन्हैया कुमार के अगर आप बिहार के दौरे को याद करिए तो उस समय ये सवाल बहुत उठा था, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि उनसे बार बार ये पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव आपके गठबंधन के चेहरा होंगे। कन्हैया कुमार निरंतर इस बात से बचते रहे, वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जिस प्रकार से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा पिछले कई दौरे कर चुकी हैं, और जिस प्रकार से आज खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी को भी बिहार ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भी नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर पार्टी 2.5% वोट पर आ गई थी। उसका असर कितना होगा ये मालूम नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी वहां गठबंधन में सक्रिय अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रही है। ये बहुत संभव है कि ये उस राजनीति का हिस्सा हो कि गठबंधन में कितना अधिक से अधिक सीट पर हम लड़ने का प्रयास कर सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान भी आ चुके हैं कि उन्हें 100 सीटों पर लड़ना है या 70 सीटों पर लड़ना, ये बड़ी बात है, बाद में तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन में रो गा के सब कुछ करने के बाद भी तेजस्वी ही चेहरा होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि अन्य जो दल है, न सीपीएम, न सीपीआई, न एमएल, न वो वीआईपी पार्टी, इन लोगों के पास कोई तेजस्वी जितना लोकप्रिय चेहरा है नहीं। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी में आप ममता जी देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार 2 उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री इस फिराक में है कि कौन रेस में आगे बढ़ेगा, दोनों दौड़ रहे हैं अभी।
हालांकि प्रधानमंत्री अभी बिहार के दौरे पर गए थे तो वो विजय सिन्हा के पुत्र की वैवाहिक रस्म में जाकर उन्होंने विजय सिन्हा का कद थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, फिलहाल नीतीश कुमार जैसा एक व्यक्ति उनके पास है और मुझे लगता है कि चुनाव तक नीतीश बाबू को आगे करके ही राजग गठबंधन चुनाव लड़ेगी। जी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपने इतने सारे चुनाव देखे हुए हैं अनंत विजय जी, ऐसे में क्या इस बार का चुनाव कुछ अलग पेश कर सकता है? जिस तरीके के बयान आएंगे, अब से जो जो बयान आएंगे सब पर सबकी नजर रहेगी कि कौन सा नेता क्या बोल रहा है, कौन किस खेमे की ओर जाना चाहता है। जिस तरीके से भाजपा के सभी एनडीए के सभी गठबंधन दल एक साथ राजद पर हमलावर हो रहे हैं, क्या यह माना जाए कि मुख्य चुनौती राजद को ही माना जा रहा है? जाहिर सी बात है, राजद के अलावा किसी का अखिल बिहार वो जो कहते हैं ना उनकी उपस्थिति भी नहीं है। राजद को ही बिहार की पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका एक पॉकेट है सेंट्रल बिहार में, माले है उनका वहीं पर थोड़ा सा, वीआईपी पार्टी जो है वो मुजफ्फरपुर के आसपास जो मल्लाह वोट है उनके अंदर है। लेकिन अगर पूरे बिहार को अगर देखें तो उसमें तेजस्वी यादव अपने गठबंधन में सबसे प्रबल दावेदार है, इसलिए सबका अटैक उस पर होता है। लेकिन ममता जी, एक व्यक्ति पर हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए और वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से बिहार में बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो पदयात्रा कर चुके हैं और पिछले जो उपचुनाव हुआ उसमें उनकी पार्टी को सीट नहीं मिली लेकिन वोट बहुत ज्यादा मिले। तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि टैक्टिकल उम्मीदवारी खड़ी करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्णिया से उदय सिंह को अभी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, तो जो इन सारे दलों से नाराज या बगैर टिकट के मजबूत उम्मीदवार होंगे, प्रशांत किशोर उनको भी टिकट देने के बारे में विचार कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, और बहुत बार ये देखा गया है कि इस तरीके की जब हालात बनते हैं तब जो मजबूत दल होते हैं, बड़े दल होते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ पर मेरे तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात पाकिस्तान की करतूत दुनिया के सामने बेनकाब। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने की नीतियों को दुनिया के सामने उजागर करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान एक रणनीतिक प्रयास के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अन्य देशों से समर्थन प्राप्त करने का सफल प्रयास कर रहे हैं।
और इसी क्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल यूके, मिस्र, ब्राजील, स्पेन और लाइबेरिया और कई देशों में भारत के संदेश को रख रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के मिशन में जुटे भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अलग अलग देशों के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न नेताओं, थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश मजबूती से रख रहे हैं। एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र में भारत के संदेश को वाज़ेह तौर पर रखा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए लंदन में ब्रिटेन के थिंक टैंक के साथ बातचीत की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन के इंडो पैसिफिक मंत्री से मुलाकात भी की। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन के दौरे पर है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में आतंकवाद के पीड़ितों के संघ से मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेनिश सेनेट के अधिकारियों और सदस्यों के साथ बातचीत भी की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ब्राजील में है। इस प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की मजबूत राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ रुख से ब्राजील के नेताओं को अवगत कराने का काम किया है। On the whole, we've had some very good results. My team has been fully participating in everything. We are all equal participants in this venture. And here in Brazil, we're looking forward to having some very solid, constructive discussions. Brazil is a major power in the region. It's a BRICS partner of ours. We've elevated our relationship to a strategic partnership going back to 2006. So it's a country that really matters to us. And though they're not currently on the Security Council, we felt keeping them fully abreast of our position and continuing to keep the dialogue channels open is very important for us. इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर संजय कुमार झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के चेयर प्रेसिडेंट, उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर हैं इन लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के लड़ाई को लेकर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई बात करने में हम लोग कोई रोल कर सके तो हम लोग कहा कि नहीं, जो भी बात होगा वो बायलैटरल ही दोनों कंट्री के बीच में बातचीत होगी। तो यही बैकग्राउंड था। लार्जली बहुत अच्छा रहा। तो इसी कड़ी में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में डेलीगेशन लाइबेरिया में मोनरोविया पहुंचा। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाने का काम कर रहा है। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक अच्छे मित्र के रूप में लाइबेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय सांसदों का दल अपनी सफल यात्रा के बाद जल्द ही स्वदेश लौटना शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात बारिश और बाढ़ की। बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील।
शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और अब बात मौसम की। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। कहीं बाढ़, भूस्खलन तो कहीं जल भराव। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 भी जारी है। NDRF, SDRF और भारतीय सेना मौके पर तैनात हैं। बड़ी संख्या में लोगों को बचाया भी गया है। सिक्किम के लाचुंग में 1678 पर्यटकों को बचाया गया। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने कहर ढा रखा है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। वहीं असम में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम के दोजुंग क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। उधर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। स्थानीय प्रशासन के साथ NDRF, SDRF और सेना के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारी 22 टीमें प्री पोजिशनिंग कर दी गई हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। और अभी पिछले 2-3 दिन में मैसिव इवैक्यूएशन वर्क हुआ है। असम में हमारी टीमें लगी हुई हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर कामरूप में, लखीमपुर में, कच्छा रीजन में इवैक्यूएशन किया गया है। तकरीबन 200 से 250 लोगों को वहाँ से निकाला गया है डिफ़िकल्ट प्लेसेस से। असम में 20 जिलों के 764 गांवों में बारिश और सैलाब से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं। 2 घंटे में 10 मीटर्स 5 मीटर्स इतना पानी बढ़ गया और सभी का एक ही लक्ष्य था कि प्राण बचाए। बाहर आने के लिए कुछ समझ नहीं बचा। मेरा जो प्लान है वो निकलने के लिए हम सरकार का मदद। और अब खबर खेल जगत से। नॉर्वे चेस चैंपियनशिप के 6ठे दौर में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे के दिग्गज और पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। ये गुकेश की कार्लसन के खिलाफ पहली ओवर द बोर्ड क्लासिकल जीत है। इस हार के बाद कार्लसन तिलमिला उठे और चेस बोर्ड पर प्रहार करते नजर आए, तो वहीं इसके उलट गुकेश बेहद शांत और संयमित दिखाई दिए। डी गुकेश के लिए ये कमबैक जीत रही। प्रतियोगिता के पहले दौर में काले मोहरों से खेलते हुए गुकेश को कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश के द्वारा नॉर्वे चेस 2025 में पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को शिकस्त देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, गुकेश की असाधारण उपलब्धि, दिग्गज खिलाड़ी को हराने पर उन्हें बधाई। नॉर्वे शतरंज 2025 के राउंड 6 में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ उनकी पहली जीत उनकी प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है। आगे की यात्रा में उन्हें निरंतर सफलता की कामना करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले अपने दल पर भारत को गर्व है। पूरे टूर्नामेंट में हर एथलीट की मेहनत और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। एथलीटों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।